हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इनको पहले कवर करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 34 से स्टार्ट करते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, आपको बताने हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? सही जवाब है चालुक्य, बी ऑप्शन। देखिए, चालुक्यों के शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्ति वर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावर में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने जो है कुशलता पूर्वक शासन संचालित किया था। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 36, चालुक्यों की राजधानी कहां थी? चालुक्यों की राजधानी कहां थी? सही जवाब है वतापी। बीजापुर कर्नाटक जिले के वतापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बदामी है। 6वीं-7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वतापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। 37 है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? सही जवाब होगा एहोल के उत्कीर्ण लेख में, बी ऑप्शन। एहोल प्रशस्ति बदामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत और लिपि दक्षिण ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के सम्मान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। 38 है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किस अभिलेख में? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में, ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। 39 है, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? सही जवाब होगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनका जो समय है ध्यान रखिएगा 630 से 668 ईस्वी है। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानव वर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने मानव वर्मा को पुनः सिंहल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को जो है 2 बार उसकी सहायता के लिए सिंहल द्वीप भेजा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यौवन प्रिय शब्द किसका घोतक था? यौवन प्रिय शब्द घोतक था किसके लिए? तो काली मिर्च का जो नाम था, काली मिर्च को जो है यौवन प्रिय शब्द से जो है इसे इंगित किया गया था। देखिए, भारतीय काली मिर्च यूनानियों और रोमवासियों को बहुत प्रिय थे, बहुत मतलब रुचि था। इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यौवन प्रिय कहा गया है और इसकी यूनान और रोम में बहुत अधिक मांग थी। 41 है, तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है, सही जवाब है व्याकरण और काव्य से, यानी सी ऑप्शन। तोल्कापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्कापियम के
प्रेरणकर्ता तोल्कापियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। 42 है संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। और 43 है शिल्पादिकारम का लेखक था। शिल्पादिकारम का लेखक था इलंगो, ए ऑप्शन। देखिए शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो ओडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। 44 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए तिरुकुरल का संबंध किससे है, तो तिरुकुरल का संबंध दर्शन से है, यानी ए का सेकेंड। इसके बाद तोल्कापियम, तोल्कापियम क्या है, तो एक व्याकरण है। तोल्कापियम का संबंध व्याकरण से है। शिल्पादिकारम का संबंध किससे है, तो प्रेम कथा। और मणिमैकले का संबंध वर्णिक कथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। फिर से आप यहां पर रिवीजन कर सकते हैं। तिरुकुरल का संबंध दर्शन से है, तोल्कापियम का संबंध व्याकरण से है, शिल्पादिकारम का संबंध प्रेम कथा से है और मणिमैकले का संबंध वर्णिक कथा से है। 45 है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। सही जवाब होगा, बताइए इसका सही जवाब है टोंडी, सी ऑप्शन, टोंडी, याद रखिएगा। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पोंडुके कहा गया है। यहां ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहां से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख हैं। यहां से न केवल भारतीय माल यथा मणियां, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले और रेशम लादा जाता था, अपितु रोमवासियों की रुचि और नमूनों के अनुसार भी माल निर्माण कर जो है रोम भेजा जाता था। 46 है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। अरिकामेडु, ए ऑप्शन सही जवाब है, अरिकामेडु, ध्यान रखिएगा। और 47 है रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है, तो सही जवाब है अरिकामेडु, बी ऑप्शन, अरिकामेडु से। और एम्फोरा जार क्या होता है, मैंने बोला था इसके बारे में, याद रखिएगा। जो थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला था प्रत्येक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक पॉइंट से आगे आपको प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। एम्फोरा जार क्या है, तो एम्फोरा जार जो होता है लंबा और दोनों तरफ हथेदार मतलब कि जार होते हैं, ज्वार नहीं, लंबा यानी सुराही, आप देखे होंगे सुराही की तरफ इसकी जो सुराही होती है उसी के आकार की इसकी जो है गर्दन संकीर्ण और लंबी होती है और दोनों तरफ पकड़ने के लिए जो है इसके हैंडल होते हैं। तो लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार है एम्फोरा। और इसमें क्या रखने के लिए इसका प्रयोग करते थे, तो तेल और वाइन यानी शराब, ठीक है। देखिए एम्फोरा जार जो है एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्तेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडु के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। 49 है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो सही जवाब है कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है और इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। 50 है निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश
के संगम युग का जो है राजवंश नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? सही जवाब है पल्लव, यानी सी ऑप्शन। देखिए 51 है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो सही जवाब है तमिल भाषा में। कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुपाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। 52 है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा कुरल, डी ऑप्शन। 53 है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? सही जवाब है कंबन। कंबन ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। 54 है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए, इस पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कथन है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, देखिए पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का जो है विरोध किया। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। और 55 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए गुप्त का संबंध किससे है? तो गुप्त इनका संबंध देवगढ़ से है। चंदेल खजुराहो, चालुक्य बताइए बदामी, और पल्लव पनमलय। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। यहां पे आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। गुप्त इनका संबंध देवगढ़ से है और खजुराहो का निर्माण यानी चंदेल का संबंध खजुराहो से है, चालुक्य का संबंध बदामी और पल्लव का पनमलय से है। देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर यानी प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों की कला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है। यहाँ लगभग 25 मंदिरें जो है खड़े हैं जो विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों के उपासना में निर्मित कराए गए हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। बदामी चालुक्यों की राजधानी थी और पनमलय मल्लव से संबंधित था। पनमलय पल्लव से संबंधित था। 56 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? सही जवाब है मणिग्रामम, डी ऑप्शन। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे जैसे मणिग्रामम, वलंजियर आदि। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 57, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, बताइए। तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। देखिए चोल शासक परांतक फर्स्ट के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगो यानी बुतुक सेकंड के सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयुकोंड की उपाधि धारण की थी। 58 है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को अंततः किसने जो है समाप्त किया? इसका सही जवाब होगा, बताइए। सही जवाब है, देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑप्शन है डाउटफुल है। 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था।
चोल राजा पांड्यों के अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे और उसके पश्चात चोल राज के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य आदि राज्यों को जो है जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर डी हो सकता है, डी यानी मलिक काफूर ने। 59 है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, बी ऑप्शन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। और 60 है, पांडे राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांडे राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? सही जवाब है वेंगी, डी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं, 2-3 लाइन है, ध्यान रखिएगा। पांडे राज की जीवन रेखा में वेंगी नदी थी। पांडे राज कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा और तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी और वेंगी नदी वाला जो प्रदेश है अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। 61 है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए, जो संगम पतन है, पतन जो संगम पोर्ट है पश्चिमी तट पर जो स्थित है, मतलब स्थित था, वो है आपका, ध्यान रखिएगा, तोंडी और मुस्सिरी। तोंडी और मुस्सिरी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक अज्ञात ग्रीक नाविक के द्वारा रचित पुस्तक, जो प्रसिद्ध पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुस्सिरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। 62 है, संगमकालीन साहित्य में कोण को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? संगमकालीन साहित्य में कोण को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? सही जवाब है राजा, डी ऑप्शन। संगमकालीन साहित्य में कोण को एवं मनन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। 63 है, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, सी ऑप्शन। देखिए, यहां पे हम लोग 3 संगम हुए थे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे शुरू में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर भी आपका जो है यहां पर रिवीजन हो जाएगा, तो डिस्कस कर लेते हैं। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों यानी संगमों में कवियों के द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांडे राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। द्वितीय संगम कपाटपुरम या अल्लेवाई में हुआ था और अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त्य ऋषि और बाद में तोल्कापियर ने। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था? नकीरन। तो पहला और तृतीय संगम कहां पर हुआ था? तो मदुरई में ही, ठीक है। और द्वितीय और प्रथम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने किया था? तो अगस्त्य ऋषि ने। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 64 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? सही जवाब है अगस्त्य ऋषि के बारे में जो है ऐसा कहा जाता है। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा और बाद में वहीं बस गए थे। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। 65 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। 65 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए, चालुक्य का संबंध है बदामी से, इसके बाद पल्लव का संबंध है कांचीपुरम से, हर्ष का संबंध है कनौज से और पांडे का संबंध है मदुरई से। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चालुक्यों की राजधानी बदामी थी। पुलकेशिन सेकेंड बदामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रविकीर्ति के द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन सेकेंड का विस्तृत इतिहास ज्ञात होता है।
पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। 66 है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटनाएं हैं। पहला, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा, प्रांतक फर्स्ट के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा है गोपाल के द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? तो सही जवाब होगा, बताइए, सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, इसके बाद है गोपाल के द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, और लास्ट में है प्रांतक फर्स्ट के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर हम लोग देख लेते हैं घटनाओं का जो सही कालक्रम है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, इनका समय 600 से 630 ईस्वी। गोपाल के द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, इनका समय 750 से 770 ईस्वी। और राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, इनका समय है 836 से 885 ईस्वी। और प्रांतक प्रथम जो है, इनके द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, इनका समय 907 से 955 ईस्वी। देखिए, प्रतिहारों का उदय जो है मिहिर भोज के अधीन हुआ, जिसे भोज फर्स्ट भी कहा जाता है। इनका समय 836 से 885 ईस्वी है। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है मतलब 6ठी और 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज और उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा चेर का संबंध पुडुचेरी से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। चेर राज आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चेर राज्य की राजधानी वांजी अथवा वांची थी, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। 68 है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राजकाल के या राजकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा, अगर कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आएगा ए ऑप्शन इसका सही जवाब। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, इसके बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसके बाद परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, इसके बाद नंदी वर्मन सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन। यहां पर आप इनका समय देख सकते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का समय जो है 590 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट का 630 से 668, परमेश्वर वर्मन का जो है लगभग 670 से 695, और नंदी वर्मन सेकंड का 731 से 795 ईस्वी है। 69 है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? सही जवाब होगा मातवालिन, डी ऑप्शन, मातवालिन। और देख लेते हैं, मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंध का जो है विवरण दिया है। और 70 है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? इसका सही जवाब होगा चालुक्य, ए ऑप्शन। देखिए, दिए गए विकल्प में चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। इनका शासन मुख्यतः दक्कन और दक्षिण भारत में केंद्रित था। इनकी राजधानी बदामी या वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय बदामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक था, जिसने हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया था। और इसके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाएं भी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कल्याणी के चालुक्य थे। 71, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? सही जवाब है चालुक्य राजा कुमारपाल, बी ऑप्शन। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता पर जो है रोकने के लिए या पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में अपने मंत्रियों को भेजा था। 72 है, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहां थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी थी कहां पर? सही जवाब है वनवासी, बी ऑप्शन। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश यानी कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज को पुलकेशिन सेकंड ने अपने राज्य में मिला लिया था। उल्लेखनीय है कि तंजौर चोलों की, कांची पल्लव की और बदामी चालुक्यों की राजधानी थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था?
निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? सही जवाब है मोटुपल्ली, बी ऑप्शन। देखिए मोटुपल्ली जो है काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। यह समुद्र पतन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान के आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं के द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पतन से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। 74 है दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? इसका सही जवाब होगा, बताइए। सही जवाब है पांडे। दक्षिण भारत के पांडे वंश के राजा ने अपने मतलब जो पांडे राजा थे दक्षिण भारत के पांडे वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था। पांडे वंश के शासकों ने भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया और इसकी राजधानी मदुरई थी। इनकी राजधानी कहां पर थी? मदुरई। 75 है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कहां स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है और मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम और तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता आचार्य अगस्त एवं नकीरर ने की थी। 76 है मीनाक्षी मंदिर यहां अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है आपको बताना है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और 77 है आपको सुमेलित करना है। 77 में आपको सुमेलित करना है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अब मिलान कर लीजिएगा। देखिए मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। महाकाल मंदिर उज्जैन में और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और यद्यपि प्रश्न में हावड़ा पश्चिम बंगाल दिया गया है, तो याद रखिएगा सही जवाब है कोलकाता पश्चिम बंगाल। 78 है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली जो है पनपती रही। पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर उनके प्राचीर बनाए जाते थे और इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में जो है शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। ध्यान रखिएगा गोपुरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और जहां भी आपको डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, हमें कमेंट कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।